Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. चलिए शुरू करते हैं ITR 1 से। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ITR फॉर्म्स क्या होता है, किस तरह से एप्लीकेबल होता है और ड्यू डेट क्या थी। और हम इस वीडियो में अब डिटेल में बात करेंगे कि ITR 1 किनको एप्लीकेबल होता है, किस तरह से एप्लीकेबल होता है, कौन सी इनकम इसमें इंक्लूडेड है, इनकम की जो अमाउंट है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ITR 1। ITR 1 सहज फॉर्म, ठीक है। ITR 1 को सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लिखा क्या है, ITR 1 ऑल्सो नोन एज सहज फॉर्म इज फॉर पर्सन विथ एन इनकम अप टू 50 लाख। कहा गया ये है कि ITR 1 को सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और जो पर्सन जिसकी इनकम अप टू 50 लाख है उसको ये ITR 1 एप्लीकेबल है। Who is eligible to file ITR 1? ITR 1 form is a simplified one-page form for individual having income up to rupees 50 lakh from the following sources। ठीक है, ITR 1 जो फॉर्म है वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ वन पेज में है और ये इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होता है जिसकी इनकम 50 लाख तक है। और इसमें कौन सी इनकम इंक्लूड होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, excluding cases where loss is brought forward from previous year, income from other sources excluding winning from lottery and income from house rent। कहा गया है कि इसमें इनकम कौन से इंक्लूड है, सैलरी और साथ साथ में पेंशन, ठीक है। आइदर सैलरी हो सकता है, आइदर पेंशन हो सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके पास एक घर है और उसको उससे भी इनकम हो रही है, देन लेकिन जो लास्ट ईयर का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होगा। अगर करेंगे तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बहुत सारी इनकम स्पेसिफाइड है, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड कौन सी कर दी गई है, लॉटरी एंड हाउस रेंट से जो इनकम होती है वो। इन द केस ऑफ क्लब्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स where a spouse or a minor is included, this can be done only if their income is limited to the above specification। ठीक है, इनकम टैक्स में क्लबिंग ऑफ इनकम का भी एक रूल है, ठीक है। उसका बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है उसको समझने में। तो जो क्लबिंग का रूल है और उसमें ये भी कहा गया अगर क्लबिंग इंडिविजुअल को एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, किसका क्लबिंग, तो कि स्पाउस का और माइनर चाइल्ड का, लेकिन जो वो इनकम कमा रहे हैं वो अबव स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए, अदरवाइज उसको ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। हु कैन नॉट फाइल ITR 1? अब ITR 1 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, तो कि सबसे पहला पॉइंट, एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम अबव 50 लाख कैन नॉट यूज दिस फॉर्म। जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है वो ये फॉर्म यूज नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड हैज हेल्ड एनी unlisted equity share at any time during the financial year cannot use this form। यानी कि कोई पर्सन या फिर कोई इंडिविजुअल वो किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे है, ठीक है, और उसने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर यानी कि अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस करके रखे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन वो ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकता, उसको ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि RNOR एंड नॉन रेसिडेंट कैन नॉट फाइल रिटर्न यूजिंग ITR 1। मैंने क्या बोला, रेसिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा था,
रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बट रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को एप्लीकेबल है, आरएनओआर एंड एनआर को एप्लीकेबल नहीं है। Also, individuals who have earned income through the following means are not eligible to file income tax return one form। ठीक है, ITR 1 अगर आप फॉलोइंग इनकम से भरना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। कौन से इनकम है? मोर देन वन हाउस, ठीक है, एक से ज्यादा घर है, ITR 2 एप्लीकेबल होगा। लॉटरी, हाँ, हॉर्स रेस, लीगल गैम्बलिंग, ठीक है, तो अगर आप ये सब करते हो तो आप और ये इनकम शो करना चाहते हो तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अगर आपको कैपिटल गेन है देन आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000, 5000 से ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो ITR 1 भरने के लिए। देन बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट and has asset including financial interest in any equity outside India or signing authority in any account located outside India। ठीक है, जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है और उसके पास कुछ ऐसे इक्विटीज पड़े हुए जो आउटसाइड इंडिया है और उसके बाद एक अथॉरिटी है, ठीक है, एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल क्लेमिंग रिलीफ of foreign tax paid or double taxation relief under section 90, 90A and 91। ठीक है, अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को फॉरेन इनकम भी है और रेसिडेंट इनकम भी है, तो अब तो उसको डबल टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट भी साइनिंग करती है कंट्रीज के साथ, तो वहां पे आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। अगर आप वहां पे रिलीफ क्लेम कर रहे हो तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 90 जो सेक्शन 90 वो किसको एप्लीक क्या बोलता है? रिलीफ मेजर्स फॉर एसएससी इन्वॉल्व इन पेइंग टैक्स ट्वाइस, दैट इज पेइंग टैक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, दोनों जगह पे वो टैक्स पे करने का एलिजिबल है तो उसको 90 में रिलीफ मिलेगा। अमेरिका में भी वो इनकम अर्न कर रहा है, इंडिया में भी वो इनकम अर्न कर रहा है, तो और दोनों जगह पे उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वहां पे भी वो रिलीफ क्लेम करेगा तो ITR 1 उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। देन 90A, if there is a DTAA with the specified association you can benefit from relief under section 90A। यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ DTAA अग्रीमेंट साइन करती है और वहां पे आपको रिलीफ मिल रहा है तो वो भी आप ITR 1 को एप्लीकेबल नहीं है। देन आते हैं 91। There are still a few countries that do not have DTAA with India। When there is no DTA section between India and other country, you can claim tax relief under section 91। जिस दो कंट्री के बीच में DT डबल है एप्लीकेबल या फिर उन लोगों ने साइन नहीं किया है और जहां पे वो एग्रीमेंट नहीं है तो आप वहां पे भी अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हो और उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है 91। और अगर आपको 91 एप्लीकेबल है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म 1 आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थी इनकम, ठीक है, अगर इतनी सारी इनकम से आपको आप कमा रहे हो तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ITR फॉर्म। ठीक है, आप अगर ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करते हो, ठीक है, इनकम टैक्स में ऑफलाइन यूटिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, आप इनकम टैक्स के खुद के सॉफ्टवेयर है जहां पे आप यूज करके आप अपनी इनकम शो कर सकते हो और फाइल कर सकते हो आपका ITR। सबसे पहला पार्ट ए जिसको बोला जाता है जनरल इंफॉर्मेशन, तो जहां पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स
प्रोवाइड करते हो गवर्नमेंट को, जैसे कि आपका पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी, एड्रेस, देन आप कौन से सेक्शन में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप आपका जो आप सब सैलरी है तो आप कौन से नेचर के एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। आप उसके बाद आपका ये रिटर्न ओरिजिनल है या फिर बिलेटेड है, ठीक है, रिवाइज रिटर्न है, ठीक है, वो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया है तो आप कौन से नोटिस के अंडर ये रिटर्न फाइल कर रहे हो उसकी भी आप इंफॉर्मेशन इसमें शो करते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, वॉट जो भी क्वेश्चन है, बेसिक डिटेल्स आप पार्ट ए में प्रोवाइड करते हो। अब बात करते हैं पार्ट बी, ग्रॉस टोटल इनकम, जहां पे आप अपनी एक्चुअली में जो इनकम कमाई है वो शो करते हो। सबसे पहला बात आता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, आप सैलरी कितनी कमाई है, सैलरी में से आपको कितना परक्विजिट मिला है, और सैलरी के अगेंस्ट पे जो कुछ प्रॉफिट के अगेंस्ट में थोड़ी बहुत सैलरी आपको मिलती है वो आप शो करते हो, ठीक है। उसके बाद जो अंडर सेक्शन 10 में एग्जाम्शन अलाउ है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, बताने बैठूंगा तो अभी 10 15 20 मिनट ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो अंडर सेक्शन 10 में आपको एग्जाम्शन एप्लीकेबल, आप उसका डिडक्शन, उसका मतलब आप वो डिडक्ट जो अलाउंस है वो आप अपनी इनकम में से लेस कर दोगे, देन आपको मिलेगा नेट सैलरी। नेट सैलरी में से आप कुछ डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 वो आप क्लेम करोगे, जैसे कि अभी चल रहा है 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स 2200 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ, या फिर जो भी कंपनी कंपनी के रूल्स के हिसाब से जो भी आपका कट हो रहा है वहां पे प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद आप अपना हाउस प्रॉपर्टी शो करोगे कि हाँ मुझे इतना रेंट रिसीव हो रहा है, या फिर आप घर नया लिया है, लोन पे लिया, तो आप अपना होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी शो करोगे, ठीक है, तब आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब बात करते हैं पार्ट सी की, जो डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम की बात होती है। जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से अगर आप डिडक्शन लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा टैक्सेबल टोटल इनकम। 80C है, 80CCC है, बहुत सारे सेक्शन, 80TTA है, 80D, 80EE, 80DDD, 80DDB, 80E, 80EE, 80G, 80GG, बहुत सारे डिडक्शन के सेक्शंस है, ठीक है। आप जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कम करने में, ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आए, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। अभी इसमें ये होता है कि जो टैक्सेबल टोटल इनकम है उस पे जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल हो रहा है उसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, देन आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा, जो अगर आप 89 पे क्लेम कर रहे हैं वो रिलीफ भी आपको मिलेगा, और जो इंटरेस्ट अगर आपको एप्लीकेबल है, पेनल्टी एप्लीकेबल है, वो सब ऐड होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी एक्चुअली में टैक्स लायबिलिटी कितनी है। और पार्ट ई क्या कहता है, अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी क्या है। अगर आप रिफंड के लिए, अगर सपोज आपका रिफंड आ रहा है इस साल में, तो आपको बैंक डिटेल शो करनी पड़ेगी, जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड इश्यू करेगा। Then schedule IT, details of advance tax and self assessment tax payment, ठीक है। अभी जो सैलरी से इनकम कमाते हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, और उनकी सैलरी में से ही टीडीएस कट हो जाता है। तो जो टीडीएस की डिटेल्स है वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हम उसके जब रिटर्न हम फाइल करेंगे तब हमारी जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट है कि हाँ अगर अब मैं पेमेंट करने वाला हूँ 1000 जो भी रुपीज आपको लाइबिलिटी बन रही है और आप वो पे करोगे तो उसका चालान जनरेट होगा, तो चालान में जो भी डिटेल्स है वो आप आईटी शेड्यूल आईटी में शो करोगे, ठीक है। और टीडीएस यानी कि 26 एस में
आपको टीडीएस की डिटेल्स मिल जाएगी, वो डिटेल्स शेड्यूल टीडीएस में एंटर होगी। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन, जिस जहां पे आपका नाम, ठीक है, और आप कैपेसिटी कौन सी है तो कि सेल्फ आप साइन करोगे, ये सब यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको बताना पड़ेगा। और अब बात करते हैं हाउ डू आई फाइल माई ITR फॉर्म्स, ITR 1 फॉर्म। अभी दो तरीके हैं, आइदर ऑफलाइन आइदर ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफलाइन है तो आपको ये जो यूटिलिटी है वो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिखा क्या है, ओनली द फॉलोइंग पर्सन हैव द ऑप्शन टू फाइल द रिटर्न इन पेपर फॉर्म। ऑफलाइन का मतलब यहाँ पे पेपर फॉर्म में मैंने पेपर फिलअप किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, वहां पे मैंने वेरिफिकेशन करवाया, ये था ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, वहीं पर ही आप अपने फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर जो शेड्यूल्स आते हैं आप वो शेड्यूल फिलअप करते हैं और उसके बाद आप ITR वेरीफाइड करते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। ऑफलाइन कौन कौन यूज कर सकता है, तो क्या एन इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 80 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। जो इंडिविजुअल की एज 80 है या फिर उससे ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, वो ऑफलाइन मोड यूज कर सकता है। एन इंडिविजुअल और HUF whose income does not exceed ₹5 lakh and who has not claimed any refund, वो ऑफलाइन मोड यूज कर सकता है। जिसकी इनकम 5 लाख तक है, और ये असेसमेंट ये 2022 के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसकी इनकम 5 लाख तक है और रिफंड क्लेम नहीं करना चाहता है, तो उसको ऑफलाइन मोड एप्लीकेबल है, ठीक है। फॉर offline the return is furnished in a physical paper form. The income tax department will issue you an acknowledgement at the time of submission of your physical paper return, ठीक है। ऑनलाइन फाइल करते हो तो आप ऑनलाइन ही अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन के थ्रू आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो, देन ऑन द स्पॉट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देती है। ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, दो तरीके हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिकली ई वेरीफाई करवाया है या फिर आप ई वेरीफाई नहीं कर पाए। अगर आप ई वेरीफाई नहीं कर सकते हो तो आपको अपना जो रिटर्न है वो आप जब उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करोगे, वो फॉर्म वी यानी कि फॉर्म 5 वैसे बोल ITR वी आपको डाउनलोड करना है, आपको साइन करना है, और बेंगलोर जहां पे CPC है, मतलब इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, वहां पे आपको आइदर स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट से आपको वो सेंड करना पड़ेगा, या फिर आप आधार OTP के थ्रू, नेट बैंकिंग के OTP के थ्रू, जिसको हम EBC बोलते हैं, आप उसके थ्रू भी आप अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इफ यू सबमिट ITR 1 फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, एक्नॉलेजमेंट विल सेंड यू द रजिस्टर्ड ईमेल ID, ठीक है। वैसे तो बोलते हैं, मुझे तो आज तक रिसीव हुई नहीं है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है इनकम टैक्स पे, वहीं पे आप डाउनलोड का ऑप्शन होता है। यू कैन ऑल्सो चूज टू डाउनलोड इट मैनुअली फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट, जैसे मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं से डाउनलोड करते हैं। यू आर देन रिक्वायर्ड टू साइन इट एंड सेंड टू द CPC बेंगलोर विद इन 120 days ऑफ ई फाइलिंग, ठीक है। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जब अपना रिटर्न फाइल किया है और साइन करके विद इन 120 डेज में CPC बेंगलोर तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ITR 1 यहीं तक है। आई होप सबको समझ में आ गया कि ITR 1 किसको एप्लीकेबल है, किस तरह से एप्लीकेबल है, कौन सी इनकम्स इंक्लूडेड है, कौन सी इनकम इंक्लूडेड नहीं है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा मेरे साथ।